नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के बीच छत्तीसगढ़ पीएससी मुख्य परीक्षा के चौथे प्रश्न पत्र के भाग द्वितीय, जिसे हम लोग मुख्य रूप से मैथ्स रीजनिंग के नाम से जानते हैं, के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बैंकिंग और आयकर से संबंधित रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंटों का ये डिमांड रहता है कि वे सभी चैप्टर को हम पहले पढ़ लें या वीडियो पहले उनको मिल जाए, जिनको हम लोग प्री में नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स का ही उठा के सीधा शामिल कर दिया गया है। कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जैसे सांख्यिकी वाला पोर्शन हो गया, या वैदिक मैथ्स वाला पोर्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, या ये बैंकिंग और आयकर वाला हो गया। ये सभी जो गिने चुने चैप्टर हैं वो प्री में हम नहीं पढ़ते, इसलिए बच्चों का ज़्यादातर डिमांड रहता है कि वे सभी चैप्टर उनको पहले मिल जाए, उनका वीडियो पहले मिल जाए, जो प्री में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग एवं आयकर। बैंकिंग एवं आयकर। आज मुख्य रूप से हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बैंकिंग और इनकम टैक्स नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग सिर्फ बैंकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बैंकिंग के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बैंक क्या होता है। हालांकि आप सभी जानते हैं बैंक के बारे में कि बैंक की कार्यप्रणाली कैसी होती है, बैंक क्या होता है, बैंक के कार्य क्या होते हैं, तो कॉमन सेंस वाली बात है, जनरल नॉलेज है। ठीक है, फिर भी औपचारिकता पूर्ण करते हुए हम लोग देखेंगे कि बैंक क्या है। बैंक एक संस्था है। किस तरह की संस्था है? जो लोगों से पैसा जमा स्वीकार करती है या पैसे जमा लेती है और उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट देती है, और साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों को, जैसे व्यापारी हो गया या आम आदमी हो गया या तो फिर उद्योगपति हो गया, उनको उनके आवश्यकता अनुसार एक निश्चित ब्याज दर पर पैसे ऋण देती है या उधार देती है। बोलने का तात्पर्य क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से पैसा जमा स्वीकार करती है, साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों को, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उसे उनके आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराती है एक निश्चित ब्याज दर पर। तो ये तो हो गया बैंक। अब बैंक के कार्य हम देख लें कि इसका वर्क क्या है, कार्य क्या है। तो बैंक के कार्य के बारे में यदि हम देखें तो बैंक के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण है हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाते खोलना पहला कार्य, ये लिख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के खाते खोलना। दूसरा नंबर, लोगों से जमा स्वीकार करना, पैसे जमा स्वीकार करना और उस जमा राशि पर एक निश्चित दर से ब्याज भी उपलब्ध कराना या प्रदान करना। तीसरा नंबर हम ये कह सकते हैं, ऋण उपलब्ध कराना, आवश्यकता अनुसार लोगों को, अलग अलग व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध कराना, ये प्रमुख कार्य हैं। चौथे नंबर पर यदि हम देखें तो चेक बुक उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके बाद डीडी उपलब्ध कराना, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, एटीएम उपलब्ध कराना। ठीक है, लॉकर प्रदान करना, ये सभी उसके कार्य हैं बैंक के। ठीक है, या तो फिर इसको आप, जो चेक बुक है, डिमांड ड्राफ्ट है, इंटरनेट बैंकिंग है, एसएमएस बैंकिंग है, एटीएम है, लॉकर है, इन सब को आप ये कह सकते हो कि बैंक की फैसिलिटीज़ हैं, कि वो हमें क्या क्या सुविधाएं देती है। ये कार्य के अंतर्गत भी आप लिख सकते हो, चाहे तो यदि प्रश्न में पूछे कि क्या क्या सुविधाएं हमको प्रदान करती हैं, तो उसके अंतर्गत भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे और भी कार्य हैं, हालांकि इतना अभी हम जानेंगे, इतना आप लोग जानते भी हैं, इतना सफिशिएंट है कि विभिन्न प्रकार के खाते खोलता है हमारे लिए।
जमा धनराशि स्वीकार करता है, ऋण भी हमको आवश्यकता अनुसार प्रदान करता है, चेकबुक की सुविधा देता है, डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा देता है, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हमको प्रदान करता है, ठीक है, एटीएम हमको मिल जाता है, लॉकर की सुविधा मिलता है, पासबुक मिलता है। तो ये सारे सुविधाएं बैंक के द्वारा हमको प्रदान की जाती है। तो ये क्या हो गया, बैंक के कार्य हो गया। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बैंक में कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं, या बैंक कौन कौन से खाते की सुविधा हमको प्रदान करता है। तो बैंक में अलग अलग कई प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, यह सुविधा देता है। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अकाउंट्स इन बैंक, यानी कि बैंक में कौन कौन से प्रकार के खाते होते हैं। तो पहला जो सबसे प्रचलित है वह है बचत बैंक खाता, जिसको आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग का जो अकाउंट होता है वो यही होता है, बचत बैंक खाता, जिसे हम लोग सेविंग अकाउंट कहते हैं। सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको डील करते चलेंगे। पहले मैं लिख ले रहा हूं कि कौन कौन से खातों के प्रकार होते हैं बैंक में, खातों के प्रकार। दूसरा नंबर हम जानते हैं चालू खाता, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। तीसरा नंबर हम जानते हैं सावधि जमा खाता, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एफडी के नाम से जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या एफडी। चौथा नंबर है आवर्ती जमा खाता, जिसको हम लोग आरडी के नाम से, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट के नाम से जानते हैं, या शॉर्टकट में आरडी के नाम से जानते हैं। पांचवा नंबर होता है पीपीएफ, जिसको हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। छठवां नंबर एक होता है नो फ्रिल्स अकाउंट, नो फ्रिल्स अकाउंट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो काम का है वो सिर्फ और सिर्फ एक बचत बैंक खाता, एक सावधि जमा खाता और एक आवर्ती जमा खाता है, क्योंकि प्रश्न इसी से बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हमको इसी में मिलना है। तो एग्जाम में प्रश्न इन्हीं तीनों अकाउंट से पूछता है कि किसी व्यक्ति का इस बैंक में इस तरह का अकाउंट है, उसमें आप ब्याज की गणना करें, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बचत बैंक खाता क्या होता है, सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित है ये लोगों में बचत बैंक खाता। ये जो बचत बैंक खाते का जो कॉन्सेप्ट है या इसकी जो उपयोगिता है वो आम आदमी में, या इसकी जो आवश्यकता पड़ी हम ये कह सकते हैं, या इसका उद्देश्य कह सकते हैं। बचत बैंक खाते का जो उद्देश्य है वो आम आदमी में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या मध्यम आय वाले परिवार हैं या निम्न आय वाले परिवार हैं, उनमें बचत की राशि को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, बचत की राशि को प्रोत्साहित करना आम आदमी में, या जो मध्यम वर्गीय आय वाले परिवार हैं या निम्न आय वाले परिवार हैं, उनमें बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए इसका मतलब मुख्य रूप से उद्देश्य है। किसका? सेविंग अकाउंट का। सेविंग अकाउंट मैक्सिमम लोगों का होता है, यानी कि ज़्यादातर लोगों का जो अकाउंट होता है बैंक में वो सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट की यदि बात करें तो सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए आपके पास।
यानी कि एक न्यूनतम धनराशि होनी चाहिए, उसके बाद ही आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। किस तरह का खाता? बचत बैंक खाता। इसमें बैंक के द्वारा इंटरेस्ट भी दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ब्याज प्रदान किया जाता है। लेकिन जो ब्याज होता है वो कम होता है, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें होता नहीं है, ब्याज बहुत कम दिया जाता है सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तो बचत बैंक खाता क्या होता है? सबसे ज़्यादा खोले जाने वाला, हम कह सकते हैं आम आदमियों में ये प्रचलित है सबसे ज़्यादा, और इसमें इंटरेस्ट हमको कम मिलता है। लोगों में बचत की भावनाओं को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है चालू खाता, करंट अकाउंट। तो ये जो करंट अकाउंट होता है, या इसी का जो एक दूसरा नाम है, या इसे दूसरे नाम से जाना जाता है मांग जमा खाता, इसे हम मांग जमा खाता भी कहते हैं। हालांकि लोगों के बीच जो प्रचलित नाम है वो यही है, करंट अकाउंट या चालू खाता। तो ये किस प्रकार का अकाउंट है? अब चालू खाता या जो करंट अकाउंट है वो ज़्यादातर व्यवसाय करने वाले या उद्योगपतियों के द्वारा खुलवाया जाता है। उसका रीज़न क्या है? इसमें एक ऐसा सुविधा प्रदान किया जाता है, विशेष प्रकार का सुविधा, जो अन्य खातों में वो सुविधा हमको मिलता नहीं है। किस तरह का? कि इसमें आप जो ट्रांजैक्शन है उसका लिमिटेशन नहीं होता। जैसे यदि आप बचत बैंक खाता खुलवाते हैं तो आप उसमें ट्रांजैक्शन मतलब बार बार नहीं कर सकते, दिन भर में कई बार ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, और ट्रांजैक्शन आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते। साथ में एक लिमिट रहेगा आपका, उतना ही पैसा जमा कर सकते हैं, विड्रॉन कर सकते हैं अथवा डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा चालू खाते में रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। इसमें आप जो आपका लिमिट है, इसमें ज़्यादा लिमिट दिया जाता है, अनलिमिटेड बार दिन भर में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे का भी लिमिटेशन ज़्यादा रहता है। तो व्यवसायियों को या हम कहें उद्योगपतियों को बार बार पैसे जमा करना रहता है, निकालना रहता है, तो उसके वजह से वो कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं? चालू खाता खुलवाते हैं। इसमें ब्याज नहीं मिलता। चालू खाता एक ऐसा खाता है, करंट अकाउंट, जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। हालांकि कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जो चालू खाते में भी इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन बहुत कम रहता है वो। ठीक है, एज कम्पेयर टू यदि हम ये बचत बैंक खाते की बात करें, या सावधि जमा खाते की बात करें, या आवर्ती जमा खाते की बात करें, इसमें ब्याज नहीं मिलता, मान के चलें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मिलता नहीं। कई ऐसे बैंक हैं जिनमें बहुत कम इंटरेस्ट दिया जाता है करंट अकाउंट पे भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये करंट अकाउंट भी आपको समझ में आ गया। ये ज़्यादातर व्यवसाय करने वाले और उद्योगपति ही ये खाता खुलवाते हैं बैंक में। उसके बाद तीसरा नंबर है सावधि जमा खाता। ये सावधि जमा जो खाता है, इसको आप लोग कई बार सुने होंगे, किस नाम से? एफडी के नाम से, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसके पास एक मोटी रकम है, हम ये मान सकते हैं कि मिनिमम 1 लाख रुपये, ऐसा मान के चलते हैं, और 1 लाख रुपया उसके पास है, 50,000 भी कह सकते हैं, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी, एक ऐसी धनराशि है, मोटी रकम है, जिसका निकट भविष्य में उसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब 1-2 साल तक मिनिमम उसको लगता है कि इस पैसे की मुझे अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तब की स्थिति में कोई भी व्यक्ति बैंक में एफडी करवाता है। और एफडी क्यों करवाता है? क्योंकि उसके पास एक मोटी रकम है, साथ ही साथ निकट भविष्य में उसकी आवश्यकता उसको महसूस नहीं हो रही है। चूंकि एफडी में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ज़्यादा देती है, यानी कि ब्याज की दर हमको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, 6-7% तक मिल जाता है, या इससे भी अधिक रहता है, जिसकी वजह से हम एफडी करवाते हैं, क्योंकि हमको रिटर्न ब्याज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो एफडी क्या होता है? एक निश्चित धनराशि को एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा कर देना, क्योंकि उस पैसे की आवश्यकता हमें अभी फिलहाल नहीं है, तो उस पर हमको ब्याज जो है ज़्यादा मिलता है बैंक की तरफ से, इसीलिए हम क्या करवाते हैं? एफडी करवाते हैं। तो ये जो एफडी है, ये आप न केवल बैंक में करवा सकते हैं, बल्कि आप पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं अकाउंट खुलवा के। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे है आवर्ती जमा खाता, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसको भी आप सुने होंगे, जिसे हम लोग आरडी के नाम से जानते हैं। ये भी पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है बैंक के साथ साथ। आरडी क्या होता है? आरडी उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा
उपयोगी सिद्ध होता है जो एक मध्यम आय वाले या हम ये कह सकते हैं कि नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, जिनका जो आय होता है एक निश्चित आय होता है। हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि मंथली 30,000 रुपये कमाता है, 30,000 रुपये कमाता है और उस 30,000 रुपये में से एक महीने में वो 10,000 रुपये बचा लेता है, तो यदि वह 10,000 रुपये बचा लेता है तो उसके पास एक लंबा चौड़ा अमाउंट तो है नहीं, जैसे 1 लाख 2 लाख रुपए कि वो एफडी कराए। तो अब वो क्या करता है, जब 10,000 रुपये हर महीने बच जाता है तो उसी पैसे को क्या करा देता है, वो आरडी करा देता है, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा करता है। इसमें भी अच्छा खासा ब्याज मिलता है। तो सेविंग अकाउंट का उसका जो पैसा है वो 10,000 ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है बैंक के उसके आरडी वाले अकाउंट में। तो इसमें भी अच्छा ब्याज मिलता है। हाँ, एफडी की तुलना में कम मिलता है, लेकिन ब्याज इसमें भी अच्छा खासा रहता है। यदि आपके पास एक मुश्त पैसे नहीं है, हर महीने आप बचत कर लेते हैं लगभग 5,000, 10,000, 1,000 जितना भी, और चाहते हैं कि वो बैंक में एक मुश्त जमा होते चले जाए, तो आप किस तरह के अकाउंट खुलवाते हैं, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद पीपीएफ आप लोग जानते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कट जाता है अकाउंट से, पीएफ मेरा कट रहा है करके आप लोग सुने होंगे। जितना आपने अकाउंट से करता है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उतना ही दिया जाता है, तो वो पीपीएफ होता है, लास्ट में मिलता है। आजकल तो बीच में भी निकाल सकते हैं। नो फ्रिल्स अकाउंट एक होता है। ठीक है, नो फ्रिल्स अकाउंट क्या होता है, अब देखो, बचत बैंक खाता खुलवाने के लिए, चालू खाता खुलवाने के लिए एक मिनिमम बैलेंस अकाउंट में होना बेहद ज़रूरी है। यदि आप चालू खाता खुलवा रहे हैं तो चालू खाता में यदि आपका व्यक्तिगत अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो लगभग 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस लगता है। हालांकि ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकता है। और यदि बिजनेस अकाउंट खुला रहे हैं करंट अकाउंट में, तो लगभग मिनिमम बैलेंस 10,000 होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि आप बचत बैंक खाता खुलवा रहे हैं तो मिनिमम बैलेंस लगभग 500 रुपये होना ही चाहिए। हालांकि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में उसको 1,000 और शहरी क्षेत्रों में 1,300 रुपये के आसपास कर दिया गया है लगभग। तो इन दोनों ही प्रकार के खाते खुलवाने के लिए बैंक के आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये जो नो फ्रिल्स अकाउंट है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के वे परिवार जिनका मिनिमम आय नहीं है, यानी कि एकदम निम्न है आय, तो उनके लिए सुविधा प्रदान किया जाता है कि बिना मिनिमम बैलेंस के, जीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट खुल जाता है। इसका कंपेयर आप अभी भी कर सकते हैं जो जनधन खाता है, क्योंकि अभी लंबे चौड़े पैमाने पर जनधन खाता खुलवाया गया, मिनिमम बैलेंस जीरो, यानी कि जीरो बिना बैलेंस के खाता खोलना, ये कह सकते हैं आप। तो ये नो फ्रिल्स अकाउंट होता है। इसका भी उद्देश्य वही है कि बचत की भावना को प्रोत्साहित करना। इसकी खासियत यह है कि नो फ्रिल्स अकाउंट में जब 0 से 500 रुपये के बीच में अमाउंट हो, तब की स्थिति में उस पर इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन 500 से 1,000 के बीच हो तो इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। और 1,000 के बाद ज़्यादा रुपए अगर आपका हो गया तो वो सेविंग अकाउंट के जैसे काम करने लगता है। तो इतने सारे अकाउंट हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बस, हमारे जो काम का है, जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न आते हैं बचत बैंक को लेकर, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका, और दूसरा नंबर सावधि जमा खाते को लेकर के, और तीसरा नंबर आवर्ती जमा खाते को लेकर के। चालू खाता से प्रश्न नहीं पूछा जाता क्योंकि उसमें इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है, और प्रश्न जो पूछ रहा है वो ब्याज की गणना ही है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक प्रश्न हम लोग लेते चलते हैं। किससे, पहले बचत बैंक से, फिर सावधि जमा खाते से, फिर आवर्ती जमा खाते से, उसमें किस तरह बैंक हमको ब्याज देती है उसकी हम लोग गणना करता चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बचत बैंक खाता। तो बचत बैंक खाते में ब्याज की गणना जो बैंक है वो किस प्रकार करती है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है वो हम लोग देखते चलेंगे। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना, और क्वेश्चन के पहले मैं कुछ जरूरी जानकारियां हैं ब्याज गणना करने से पहले, उसको मैं बता देना चाहूँगा, फिर आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप लोग चाहो तो हेडिंग डाल लो, बचत बैंक खाते में ब्याज की गणना। बचत खाते में ब्याज की गणना हम कैसे करें। तो बचत खाते में ब्याज की गणना को समझने के लिए 2-3 चीज़ों को हमको ध्यान रखना होगा। पहले तो सबसे पहला तो ये कि बैंक जो है बचत खाते में जो ब्याज हमको देती है वो साधारण ब्याज देती है।
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आप लोग प्री में पढ़े होंगे या जानते ही होंगे, ठीक है। तो यदि साधारण ब्याज आप जान रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि बचत खाते में जो हमको ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, पहला नंबर चीज, ठीक है। अब जो साधारण ब्याज हमको मिलता है तो बैंक क्या करता है, माह के 10 तारीख से अंतिम तारीख के बीच के न्यूनतम राशि, इसको आपको समझना है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। जो बैंक हमको ब्याज प्रदान करती है, अब देखिए बचत खाता है तो इसमें भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, कभी पैसा जमा कर दिए, कभी सैलरी से आ गया, कभी चेक काट दिए, कभी विड्रॉन कर लिए पैसा, कभी एटीएम से निकाल लिए, तो महीने भर में कई बार हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो बैंक कितने अमाउंट की, कितने धनराशि पर ब्याज देगी, तो बैंक जो हमको ब्याज प्रदान करती है कितने अमाउंट का करती है, एक महीने में हिसाब करती है। तो ब्याज जो हमको मिलता है वो मिलता है कि मान लो जाए जनवरी माह का ब्याज हमको मिलेगा, तो उसमें कितने अमाउंट का मिलेगा, बैंक चेक करेगी कि 10 तारीख इंक्लूड है ना, आपको ध्यान रखना है कि 10 तारीख सम्मिलित है, उसमें शामिल है। 10 तारीख से लेकर के अंतिम तारीख के बीच में बैंक चेक करेगी कि न्यूनतम राशि कितनी रही है, मिनिमम बैलेंस कितने गया है। तो जितना भी मिनिमम बैलेंस गया होगा न्यूनतम, तो उसी न्यूनतम राशि पे ही बैंक जो है आपको ब्याज देगी। जैसे मान लो जाए फॉर एग्जांपल, हालांकि आगे मैं समझाऊंगा उसको, आपने मान लो जाए 10 तारीख को, या मैं कह सकता हूं कि 11 तारीख को, या 11 ना लेके मैं ये समझ लेता हूं कि 1 तारीख को आपने पैसा जमा किया अपने अकाउंट पे 50,000 रुपये, 50,000 रुपये जमा किया, और आपने 15 तारीख को 40,000 रुपये विड्रॉन कर लिया, यानी कि ये आपने डिपॉजिट किया, ये आपने विड्रॉन कर लिया। तो 15 तारीख को जब आपने 40,000 रुपये निकाल लिया, तो बैंक चेक करेगी कि 10 तारीख से लेकर के माह के अंतिम तारीख तक इस खाते में मिनिमम बैलेंस कितना गया है। तो हम देख रहे हैं कि 15 तारीख को यदि आप 40,000 निकाले हो, तो जाहिर सी बात है 16, 17, 18 से लेकर के अंतिम तारीख तक आपके अकाउंट में 10,000 रुपये ही बचा होगा। तो 10,000 रुपये बचा है तो मिनिमम बैलेंस कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो आपको जो ब्याज मिलेगा इस 10,000 रुपये का मिलेगा। या यदि मान लो जाए जनवरी माह की बात है, आप 15 तारीख के बजाय मान लो जाए 30 तारीख को 40,000 रुपया निकाल दिए, तो 30 तारीख को भी यदि 40,000 आप निकालेंगे, तो 10 तारीख से लेकर के माह की अंतिम तारीख यानी कि 31 तारीख, इसमें जो मिनिमम बैलेंस चला गया वो कितना हो गया, 10,000 हो गया। सिर्फ एक दिन 31 तारीख को ही 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस गया है, क्योंकि आपने 30 तारीख को तो 40,000 रुपये निकाल लिया। तो सिर्फ उस एक दिन की वजह से 10 तारीख से लेकर के अंतिम तारीख के बीच के अवधि में मिनिमम बैलेंस आपका 10,000 रुपया हो गया जनवरी माह में। अतः जनवरी माह में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 10,000 रुपये का मिलेगा, भले शुरू से लेकर आखिरी तक आपका बैलेंस 50,000 क्यों ना रहा हो, क्योंकि अंतिम तारीख में जो मिनिमम बैलेंस 10,000 हो गया, उसकी वजह से आपको जनवरी माह का जो ब्याज देगी बैंक वो 10,000 रुपये का देगी। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से एक बार देखें, या तो नीचे कमेंट करके बताएं, कुछ और फिर तरीके से देखेंगे उसको। दूसरा नंबर, बैंक जो ब्याज देती है हमको वो 10 के गुणज के रूप में जो धनराशि है उसी का देती है। बोलने का मतलब है कि यदि आपके खाते में 531 रुपए है, इतना पैसा है, तो ब्याज आपको सिर्फ मिलेगा 530 रुपए का। इसका अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि यदि आपके खाते में जो न्यूनतम राशि है
वो शून्य से या शून्य से ना करके 1 से लेकर के 5 तक का बीच में है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा उसका। यदि हम ये कहें कि 5 से लेकर के 10 के बीच में, बीच में बोल रहा हूं, इसको आपको समझना, बीच का मतलब है 5 से ज़्यादा यानी कि 6, 10 से कम यानी कि 9, यदि इनके बीच में है तो आपको उसका ब्याज 10 के बराबर मिलेगा। यानी कि मैं ये कहूँ, मोटे तौर पर आपको ये समझना है कि 531 से लेके 535 तक के लिए आपको ब्याज सिर्फ 530 तक का मिलेगा। यदि यही अमाउंट 536 होता तो आपको ब्याज मिलता 540 रुपये का, या 539 भी होता तो आपको ब्याज मिलेगा 540 रुपये का। यानी कि बैंक जो ब्याज देती है उसको हमको देती है 10 के गुणज के रूप में। यदि पैसे हैं साथ में, जैसे मान लो जाए 531.20 पैसे हैं आपके खाते में, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ 530 रुपये का मिलेगा। इस पैसे का भी ब्याज नहीं देता बैंक। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब भी ब्याज की गणना करेंगे हम लोग 10 के गुणज के रूप में जो धनराशि रहेगी उसी पे हमको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, बैंक के द्वारा दिया जाता है। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा नंबर चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस माह खाता बंद करवाते हैं, यानी कि क्लोजिंग वाला जो मंथ होता है, मतलब खाता बंद करवाने वाले माह, मतलब जिस महीने में हम अपने खाता को क्लोज करवा रहे हैं, हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है, तो उस महीने का ब्याज भी हमको नहीं मिलता, यानी कि बैंक के द्वारा ब्याज हमको नहीं दिया जाता। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों चीज़ों को मुख्य रूप से याद रखना है कि महीने के 10 तारीख से लेकर के अंतिम तारीख के बीच जो न्यूनतम राशि जिस महीने में गई है उसी का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा 10 के गुणज के रूप में मिलेगा, ठीक है, यानी कि 1 से 5 रुपए तक है तो उसका ब्याज नहीं मिलेगा। यदि 6 और 9 के बीच में है तो उसका ब्याज आपको मिलेगा, वो भी 10 रुपए के बराबर। और खाता बंद जिस महीने हम करवाएंगे उस महीने में भी हमको ब्याज नहीं मिलेगा। चौथा नंबर चीज आपको याद रखना है कि जो ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज मिलता है, हमको पहले ही बता चुका मैं। और साधारण ब्याज कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, प्रत्येक माह, हम नहीं बोलने का मतलब बैंक ऐसा करता है, हालांकि कैलकुलेट करते समय हम करेंगे, प्रत्येक माह जो ब्याज योग्य राशि है उसको निकाल के जोड़ लेते हैं, या उसका योग कहें। प्रत्येक माह के ब्याज योग्य राशि के योग, यानी कि प्रत्येक माह के ब्याज योग्य जो राशि है उसके योग के 1 महीने का साधारण ब्याज हमको बैंक देती है। ठीक है, तो चलो इतना सारी चीज़ों को यदि आप समझ गए होंगे तो एक क्वेश्चन बनाएंगे जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग बचत बैंक वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सावधि जमा में किस तरह का हमको मिलता है ब्याज, और रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आवर्ती जमा में किस तरह का ब्याज की गणना हमको करना रहता है या बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग नोट कर लें, क्योंकि उसी के आधार पे फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और मैं इधर बताऊंगा बोर्ड पे, तो आप उसको फिर कॉपी में देख के कंपेयर कर पाएंगे, देख पाएंगे, उससे रिलेट कर पाएंगे। तो श्रीमती राजेश्वरी ने, ठीक है, एक महिला है, ने इलाहाबाद बैंक की एक शाखा में 1 जुलाई सन 2005 को 500 रुपये की राशि से बचत बैंक की खाता खोली। 10 जुलाई को 1600 रुपये जमा किया, 12 अगस्त को 400 रुपये निकाला, 7 सितंबर को 800 रुपये जमा किया, 3 अक्टूबर को 600 रुपये निकाला, 16 अक्टूबर को 700 रुपये जमा किया, 27 नवंबर को 500 रुपये निकाला एवं 8 दिसंबर को 300 रुपये जमा किया। इन एंट्रीज के आधार पर, यानी कि इन प्रविष्टियों के आधार पर पासबुक का एक पृष्ठ तैयार कर जुलाई से दिसंबर 2005 तक की ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो। तो ये जो एंट्री से ये बताया गया है कि श्रीमती राजेश्वरी ने जो इलाहाबाद बैंक में बचत बैंक खाते में किस तरह से पैसा जमा किया है, उनका सब जो एंट्री है वो दिया गया है। तो प्रश्न कहता है कि इनका हमको पासबुक में जो एंट्री होता है वो तैयार करना है, साथ में ब्याज की गणना भी करनी है हमको। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग पासबुक की प्रविष्टियां यानी कि उसमें जो एंट्री होगा उसको तैयार करना है। प्रश्न में बोला है तो तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी नहीं दिया रहता है, प्रश्न में डायरेक्ट एंट्री को दे दिया रहता है एग्जाम में, मतलब पासबुक की जो एंट्री है वो पहले दे दिया रहेगा, उसके बाद आपको बोलेगा सिर्फ आप ब्याज की गणना कीजिए। तो चूंकि इसमें बोला गया है कि आप पासबुक की एंट्री तैयार कीजिए, तो हम लोग बना लेते हैं उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लें, फिर पासबुक की एंट्री आप लोग लिख लें, वीडियो को पॉज कर करके मैं क्वेश्चन को बना दे रहा हूँ, फिर कैसे बनाना है हमको। सबसे पहले देखेंगे हम लोग हल। तो सबसे पहले प्रश्न के हिसाब से हम लोग एक पासबुक में जो एंट्री रहता है वो तैयार करेंगे। तो पासबुक में यदि आप लोग एंट्री कभी देखे होंगे तो उसमें दिया रहता है क्या, सबसे पहले दिया रहता है दिनांक। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर पासबुक में एंट्री निम्न प्रकार होगी। तो सबसे पहले इधर लिख लेंगे आप लोग दिनांक, या मैं लिख लेता हूं दिए गए आंकड़ों के आधार पर पासबुक की या पासबुक में प्रविष्टियां ऐसा लिख लेना है, प्रविष्टियां निम्न होंगी। ठीक है, उसके बाद हमको पासबुक का प्रविष्टियां बनाना है। तो उसमें सबसे पहले ये रहता है दिनांक, डेट मेंशन रहता है। डेट के बाद रहता है विवरण, यानी कि उसमें जैसे कोई जमा किया है तो नगद है कि, यानी कि डिटेल आप लिख सकते हैं उसमें। पहला तो डेट लिखेंगे, फिर विवरण लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इसमें जमा लिख सकते हैं डिपॉजिट, और उसके बाद लिख सकते हैं आहरण लिख सकते हैं, या निकाली गई राशि लिख सकते हैं। या आहरित राशि लिख सकते हैं। ठीक है, विड्रॉन इसको डब्लू में लिख दे रहा हूं, और ये डिपॉजिट है, ये डिटेल है। और उसके बाद शेष राशि कहें या बैलेंस कहें, तो अब जो क्वेश्चन में दिया गया है जितने भी आंकड़े, उसके आधार पे हम इसमें प्रविष्टि यानी कि एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 1 जुलाई सन 2005 को 500 रुपए की राशि उसने बचत बैंक खाते में खोली। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 जुलाई सन 2005। विवरण में वो नगद जमा की है, यदि कोई अलग से उसमें डिटेल नहीं दिया गया है तो उसको नगद ही हम लिखेंगे, या कैश लिख सकते हैं आप उसको। जमा कितना, 500 रुपए, 500 रुपए जमा किया गया, विड्रॉन तो नहीं है। अब यहाँ बैलेंस कितना हो गया, 500 रुपए। दूसरा नंबर हम एंट्री करेंगे पासबुक में कि 10 जुलाई को 1600 रुपए जमा। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 जुलाई 2005 को नगद ही 1600 रुपया जमा किया गया है। अब बैलेंस कितना हो जाएगा, 2100 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल है 12 अगस्त को 400 रुपए निकाला। तो फिर से हम यहां लिखेंगे 12 अगस्त का महीना आ गया 2005, नगद ही उसने निकाला है कितना, आहरण में लिखेंगे हम लोग 400 रुपए। अब जो बैलेंस बचेगा कितना, 1700 रुपए। उसके बाद आगे दिया गया है 12 अगस्त को 400 रुपए निकाला, 7 सितंबर को 800 रुपए जमा किया। इसको आप लोग लिखते चलें, 7 सितंबर यानी कि 7/9/2005 को नगद क्या किया है उसने, 800 रुपए जमा किया है, कैश 800 रुपए जमा। तो 8/7/15 2500 हो गया उसके अकाउंट में। उसके बाद अगला जो ट्रांजैक्शन हुआ है 3 अक्टूबर को 600 रुपए निकाला। अक्टूबर माह आ गया, 3/10/2005 को नगद ही उसने विड्रॉन किया है, कितना किया है, 600 रुपए। तो 600 रुपए निकाला तो कितना हो गया बैलेंस, 1900 रुपए बचा।
अच्छा 600 नहीं, कितना निकाला है, 500 रुपये निकाला है, 500 निकाला है ये। 3 अक्टूबर को 600 रुपया निकाला है, ठीक है 600 रुपये निकाला है, 1900 रुपये बैलेंस बच गया। 16 अक्टूबर को 700 रुपये जमा किया, 16 अक्टूबर को नगद जमा किया है 700 रुपये, तो अब जो बैलेंस हो जाएगा उसके अकाउंट में 2600 रुपये। उसके बाद जो एंट्री है वो क्या है, 16 अक्टूबर को 700 रुपये जमा किया, 27 नवंबर को 500 रुपये निकाला, 27 नवंबर को नगद ही उसने 500 रुपये विथड्रॉन किया, तो विथड्रॉन किया है तो बच जाएगा उसके पास बैलेंस कितना, 2100 रुपये। और जो लास्ट एंट्री है उसमें बोला गया है कि 8 दिसंबर को 300 रुपये जमा किया है, 8 दिसंबर को कैश ही उसने जमा किया 300 रुपये, अब हो जाएगा उसके अकाउंट में 2400 रुपये। तो इस तरह का ट्रांजैक्शन दिया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि ये उसके पासबुक की प्रविष्टि है, एंट्रीज है, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चन में आंकड़े हैं उनके आधार पर पासबुक में प्रविष्टियां हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम विवरण लिखेंगे, जमा है तो जमा लिखेंगे, आहरण है विड्रॉन है तो विड्रॉन लिखेंगे, शेष बची हुई राशि बैलेंस है तो बैलेंस को लिखते चलेंगे। तो अब इसको आप लोग उतार लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे हम कैसे बनाएंगे प्रश्न को, ब्याज की गणना कैसे करेंगे उस पर हम लोग आएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार ले, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हमको लिखना इसमें ये है, हम ये लिखेंगे कि एक तो लिखेंगे माह, एक और चार्ट बनाना है हमको। अब इसमें लिख लेना है ब्याज की गणना, ब्याज की गणना के अंतर्गत हम लिखेंगे फिर से एक, हमको टेबल फिर से बनाना पड़ेगा। एक लिखेंगे हम लोग माह, माह के बाद लिखेंगे माह के 10 तारीख से अंतिम तारीख के बीच न्यूनतम राशि, और लास्ट में एक और बनाएंगे 10 के गुणज के रूप में ब्याज योग्य राशि। इतना ठीक है। वो जो हम लोग पहले टेबल बनाए वो तो पासबुक में एंट्री था। अब ब्याज की गणना करने के लिए हम जानते हैं कि बैंक जो है 10 तारीख से लेकर के अंतिम तारीख के बीच के न्यूनतम राशि पर ब्याज देती है, साथ में 10 के गुणज के रूप में देती है, तो उसको हमको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं माह लिखूंगा। पहले नंबर हम माह देखेंगे कि पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ है जुलाई माह में हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जुलाई, और ब्रैकेट में लिख दो 2005, एक बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जुलाई 2005। अब हम इसमें देखेंगे कि ब्याज योग्य मूलधन कितना बनेगा। तो क्वेश्चन में आप देखें, आप लोग पासबुक का जो एंट्री उतारे हैं उसमें देखें कि ये जो जमा किया है 1 जुलाई को जमा किया है, 1 जुलाई को 500 रुपये जमा किया है, 10 जुलाई को 1600 रुपये जमा किया है, और जुलाई महीने में 10 तारीख को उसका जो बैलेंस हो गया है, मिनिमम बैलेंस 2100 रुपया हुआ है। और उसके बाद जुलाई माह में उसने पैसे को निकाला नहीं, यानी कि 10 जुलाई को मिनिमम, जुलाई माह में मिनिमम बैलेंस 2100 रुपये था। उसके बाद उसने जुलाई माह में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है जो मिनिमम बैलेंस है वो 2100 रुपया गया है, और 10 के गुणज के रूप में देखें तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2100 रुपये का ही हमको जुलाई माह में ब्याज मिलेगा। दूसरा नंबर, जुलाई के बाद यदि अगस्त की बात करें तो अगस्त में 12 तारीख को 400 रुपये निकाल लिया। अब देखो अगस्त में 12 तारीख को 400 रुपया निकाला है, तो इसका मतलब है कि 11 तारीख और 10 तारीख को मिनिमम बैलेंस हो चुका,
कितना हो चुका? यदि वो 400 रुपये निकाला है तो 1700 रुपये हो चुका। यानी कि यदि मैं जुलाई के बाद अगस्त की बात करूं तो अगस्त माह में, अगस्त 2005 में उसने कितने तारीख को, 14 तारीख है या 13 तारीख है, 12 अगस्त को, 12 अगस्त को यदि वो 400 रुपया निकाल लिया है, विड्रॉन किया है, तो जाहिर सी बात है 11 तारीख को हम ये कह सकते हैं, या 12 तारीख के बाद में, 11 और 10 को तो 2100 रुपये ही था, ठीक है, क्योंकि जुलाई माह में कुछ ट्रांजैक्शन उसने किया ही नहीं था, तो जुलाई माह में पूरा 2100 रुपये मिनिमम बैलेंस था। अगस्त में भी 2100 होता यदि 12 तारीख को 400 रुपये ना निकालता। तो 12 तारीख को अब मिनिमम बैलेंस हो गया इसका कितना, 1700। अब ये उसके बाद यदि फिर निकालेगा, 17 से और नीचे गया मिनिमम बैलेंस, तो उस पर ब्याज मिलेगा। यदि 1700 से नीचे नहीं गया है और पैसा जमा किया है तो फिर भी 1700 ही पे मिलेगा। तो अगस्त माह में मैं ये कह सकता हूँ कि मिनिमम बैलेंस 1700 गया है और ब्याज हमको 1700 पे ही मिलेगा, क्योंकि आगे अगस्त माह में मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन नहीं है। अगस्त के बाद सीधा सितंबर में है। सितंबर के 7 तारीख को 800 रुपये जमा किया है, 800 रुपये जमा किया है, तो जाहिर सी बात है और कुछ ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है, तो सितंबर माह में यदि 800 रुपये जमा किया है तो 8 और 7 कितना, 2500 पे इसको ब्याज मिल जाएगा। यानी कि मिनिमम बैलेंस 2500 हो गया, तो ब्याज जो है इस पे मिलेगा 2500 का, क्योंकि उस पर और पैसे निकाला नहीं हो सितंबर माह में। सितंबर के बाद यदि अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर माह में 3 तारीख को 600 रुपये निकाला, और 600 रुपये निकालने के बाद 600 रुपये निकाल दिया तो कितना हो गया मिनिमम बैलेंस उसका, 2500 है तो 1900 हो गया। और 1900 जो है 16 तारीख को जमा किया है, 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को 700 जमा किया है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 16 से पहले यानी कि 15 से लेकर के 10 तक का उसका जो मिनिमम बैलेंस गया है 1900 रुपये तक गया है। यानी कि अक्टूबर माह में उसको ब्याज मिलेगा कितना, 1900 रुपये का। मिनिमम बैलेंस उसका 1900 हो गया। अब अक्टूबर के बाद नवंबर की बात करें तो 700 रुपये वो जमा कर दिया था, 700 रुपये जमा किया था, तो इसमें कितना हो जाएगा, 700 जमा करेगा तो 2600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 2600 रुपये पे उसको ब्याज मिलता, लेकिन 27 नवंबर को 500 रुपये फिर से निकाल दिया, तो 2600 पे 500 रुपये और निकाल दिया, तो मिनिमम बैलेंस अब 2400 चला गया। तो नवंबर माह में हम ये कह सकते हैं कि उसका मिनिमम बैलेंस चला गया है कितना, 2100 रुपये। 2600 में से 500 रुपये निकाला तो 2100 रुपये का नवंबर माह में उसको ब्याज मिलेगा। अब आगे देखें, दिसंबर में 8 दिसंबर को उसने 300 रुपये जमा किया, तो 8 दिसंबर को जमा किया है तो जाहिर सी बात है दिसंबर माह में उसको ब्याज इसको जोड़ के मिलेगा। मिनिमम बैलेंस 10 तारीख से पहले जमा हुआ है तो जुड़ जाएगा, तो यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, 2400 रुपये पर मिलेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ दिसंबर माह में जो मिनिमम बैलेंस है वो 2400 रुपया है और इसको 2400 रुपये पे ब्याज हमको मिलना है। यही मेरे ख्याल से एंट्री से इसमें, ठीक है। तो इसको एक बार आप अच्छे से देख के समझ लो। आपको बस ध्यान रखना है कि 10 तारीख से लेकर के अंतिम तारीख के बीच कितना मिनिमम बैलेंस गया। अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला 0, दूसरा में भी 0 ही है, तीसरे में इसमें 7 1 8, 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 9 22, 13 हो गया और उसके बाद 9 हो गया 22, 22 1 23, 23 और 4 27 का 7 जमा 2, 2 और 2 4, 1 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 2 12, यानी कि उसको जो ब्याज मिलेगा 12,700 रुपये का ब्याज मिलेगा। अभी ब्याज की गणना हम नहीं किए हैं, ब्याज की राशि निकाले हैं, यानी कि ये ब्याज योग्य राशि है। कहाँ से लेकर के, जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक। तो सबसे पहले तो हम न्यूनतम राशि निकाले कि ब्याज योग्य राशि। अभी ठीक इतना हो जाने के बाद आगे हम बढ़ेंगे, इसको भी आप लोग उतार लें। उतारने के बाद हम देखेंगे कि जो ब्याज है, अब आगे हम लिखेंगे, अतः बैंक द्वारा देय ब्याज की राशि
बराबर या इसको साधारण ब्याज ना लिख के आपको लिखना है ब्याज बराबर ब्याज योग्य राशि गुणित दर गुणित समय, यहाँ लिख लेना है वर्ष में, बटे 100। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, चूंकि ये जो अमाउंट है या प्रिंसिपल है हम कह सकते हैं, ये जो धनराशि है ब्याज हमको इसका मिलना है, लेकिन ये 1 महीने के बराबर है, क्योंकि 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह, इन 6 माह की धनराशि को जोड़ के हम 1 माह के धनराशि के रूप में हम मान रहे हैं। और आपको ध्यान होगा यदि साधारण ब्याज आप पढ़े हैं तो जब भी हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं और ब्याज यदि हमको 1 महीने का निकालना हो तो तब की स्थिति में जो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 गुणित नीचे में हम लोग 12 लिखते हैं, क्योंकि इस समय को यदि हम माह के रूप में लिखें तो उसको डिवाइडेड बाय 12 करके उसको वर्ष में बदलना पड़ता है, क्योंकि ये फॉर्मूला 1 वर्ष के लिए बना है। ठीक है, और चूंकि हम 1 माह का ब्याज निकाल रहे हैं, सभी धनराशि को जोड़ के 1 माह का बनाए हैं धनराशि हम लोग। ठीक है, तो आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज बराबर हो जाएगा कितना, ब्याज योग्य राशि यानी कि कितना 12,700 मल्टीप्लाई दर, क्वेश्चन में दिया है कितना है 5% है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 5। समय हमको एक ही लिखना है, 1 माह के बराबर है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, इंटू 12 कर देना है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया। आगे ये जीरो तो कैंसिल ही हो जाना है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करके 12 से आपको डिवाइड करने वाला काम बस बाकी है। तो 5 से हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले तो हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और 5 दूने 10 100 और 5 7 35 यानी कि 635 होगा। ठीक है, अब 635 भागित 12 करेंगे, 12 से डिवाइड करना है हमको, तो यहाँ मैं रफ पे 635 ऐसे कर लें आप लोग, 12 पंचे 60 बचा कितना 35, 12 दूनी 24, इसमें हम माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 1। अब यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 12 निया 108, बचेगा इसमें 2 और फिर मैं यहाँ एक 0 बढ़ा दूंगा तो 12 एकम 12। जनरली दशमलव के 2 अंकों तक ही हमको ज्ञात करना रहता है, तो हो जाएगा 52.91, यानी कि आगे लिख सकता हूँ कि 52.91 रुपये लास्ट में लिख देना है। अतः श्रीमती राजेश्वरी देवी को या राजेश्वरी जी को जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक कुल उनके धनराशि पर 52.91 रुपये का ब्याज जो है प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यदि साधारण ब्याज या ये कहें हम कि बचत खाते पर ब्याज की गणना करने के लिए कहा जाएगा, तो इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और बनाना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये बचत बैंक में ब्याज की गणना करने वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों से बन जाएगा। इसमें मेन जो रहता है 2 ही 3 चीज़ें ध्यान रखनी रहती है कि पासबुक में जो एंट्री दिया है उसके आधार पे आपको देखना रहता है कि 10 तारीख से लेकर के माह के अंतिम तारीख तक मिनिमम बैलेंस कितना गया है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात यही होती है बच्चों। ठीक है, यदि ये समझ गए तो बाकी तो सबको जोड़ के सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं, मैं कुछ और प्रयास करूँगा, अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा इसको। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्रमशः सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना कैसे करते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आवर्ती जमा खाते में ब्याज की गणना कैसे करते हैं। लगभग 2 वीडियो में एक वीडियो करके मैं बता दूंगा एक क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे आयकर की गणना करना, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।